हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इग्नू के टर्म एंड एग्ज़ाम में आप किस तरीके से जो है अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ और जितने भी क्वेश्चंस आपने थंबनेल में देखे हैं उन सभी के आंसर्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति। मैं इग्नू से एमए सेकेंड ईयर अपना कर रही हूँ हिस्ट्री में। तो फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है और जिसमें मेरे 68 समथिंग पॉइंट मार्क्स थे फर्स्ट ईयर में। तो अभी मैंने उसके जो थंबनेल में 70% ही पूरा राउंड, कुछ ज़्यादा ही राउंड फिगर बना के उसको मैंने शो किया है। तो रियल मार्क्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इग्नू में जो है आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। देखो यार, सबका ना आंसर लिखने का अपना एक तरीका होता है, मेरा भी एक तरीका है। और बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो देने वाले हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए शायद मेरी जो कही बातें हैं। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने भी एडमिशन लिया था तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, यार कितना लिखना पड़ता है ये वो। और बहुत सुनने को मिलता है, बस पेज भर दो, पेज भर दो, पेज भर दो, मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो इग्नू के लिए ये बहुत मेंटालिटी है लोगों की, यार पेज भर दो। तो आप पहले बात करते हैं कि यार कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स लिखने होते हैं। जनरली आपका यहाँ पे क्या है कि 20, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया है, हो गया अभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यार देखो, सिंपल सा फंडा मैं बताती हूँ, मेरा क्या होता है मैं अपना बताती हूँ। मैं पेज भरने पे फोकस नहीं करती, मैं कंटेंट पे फोकस करती हूँ कि मुझे कंटेंट कितना पता है, मैं उसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हूँ, मैं उस पर फोकस करती हूँ। और लिटरली मैंने आज तक ज़्यादा पेज नहीं भरे हैं, और मैं कितने पेज भरती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कम पेज भरकर भी आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मैंने खुद का अपना एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको कंटेंट नॉलेज है, अगर आप अच्छे से उस आंसर को लिख सकते हैं तो पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, एक रील भी आज हम ढंग से नहीं देख पाते हैं, तो जो आंसर चेक करता है उसके पास कहाँ इतना टाइम होता है। वो खुद चाहता है कि शॉर्ट में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं। तो समझ सकते हो अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। तो बाकी डिफ़ाइन भी करना है, बट इतना नहीं है कि कहानियाँ लिखने बैठ जाओ। तो मतलब आप कम से कम शब्दों में जितनी वर्ड लिमिट दी हुई होती है उसमें कितना ज़्यादा बोल सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है। तो देखो, जो क्वेश्चन जो अब आंसर शीट्स है आपकी, वो इस टाइप से रहती है, A4 साइज़ में, ठीक है। A4 साइज़ जो है आपका ये रहता है इस तरीके से। और ऐसे ही उसमें लाइनिंग्स होती है। और इग्नू में एक चीज़ और है कि आपको जो है आंसर शीट दोबारा नहीं मिलती, पहले मिल जाती थी, बट अब इन्होंने 2000 आई थिंक कब 18 से शायद 19 से बंद किया हुआ है। तो एक ही बार आपको पूरी एक बुकलेट मिलेगी, उसके बाद आपको आंसर शीट्स नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से भी आपको आंसर सोच समझ के लिखने हैं कि अगर आपके पेजेस ख़त्म हो गए तो फिर आप आंसर्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि अलाउ ही नहीं है कि आप कोई और शीट्स लेके आप एग्ज़ाम लिखें, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है पहले ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं पेजेस भरती हूँ 3, ठीक है। 3 पेजेस भरती हूँ, यानी कि 6 साइड, 6 साइड में भरती हूँ। उसके अंदर मेरा पाई चार्ट हो, या उसमें डायग्राम हो, या उसमें मुझे डेफिनेशन देनी हो, उसमें एक स्ट्रक्चर बनाना हो, वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं 6 साइड भरती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखती हूँ। रही बात 10 नंबर के क्वेश्चन की, तो अब इसका हाफ कर लो, यानी 3 साइड। जैसे मैं 6 साइड पहले भरती हूँ 20 नंबर में, ऐसे ही 10 नंबर के क्वेश्चन में मैं 3 साइड भरती हूँ। तो मैंने अपना जो है वो बता दिया है। और उसके अंदर भी मेरा ये माइंडसेट नहीं है कि भरना ही भरना है, कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा तो मैं नहीं लेकर जाती। हाँ, डायग्राम एक इशू है, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनाना है मुझे तो मैं शायद एक आधा पेज हो जाता है ऊपर, बट लिखने में नहीं है, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया है कि कितने क्वेश्चन में कितने जो है पेजेस आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा जो है पेज ज़्यादा भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, ये एक मिथ है। लोगों को लगता है कि यार पेज भर दो नंबर मिल जाएंगे। यार चेक करना, कोई पागल नहीं बैठा वहाँ पे, ठीक है। उसको भी दिमाग है, वो तो वहाँ से निकला हुआ है उस जगह से। तो हमें लगता है कि कुछ भी लिख दो तो उन्हें पता नहीं चलेगा। भाई सब न, एक नज़र में, मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं एक नज़र में पेपर देख के, कॉलेज की टीचर तो नहीं हूँ, स्कूल की हूँ, तो बच्चों का पेपर देख के पता लगा लेती हूँ कि किस माइंड सेट से बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात जो है एग्ज़ाम को लिखना कैसे है,
देखो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन है जैसे, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांतों की आलोचना कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, और आप बिल्कुल एक मिनट सोच लीजिए, एक रफली स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको आंसर्स में क्या क्या लिखना है। और प्लीज़ मेन मुद्दे से ना भटके, आंसर लिखते टाइम जो पूछा गया है वही बताएं, उसके आसपास की कहानी। आई नो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा वाली एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, तो हर जगह एक्स्ट्रा नॉलेज घुसाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना पूछा गया है उतना ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक जो चीज़ मैं करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर काफ़ी साल से पढ़ रही हूँ। मैं बहुत एडिक्टेड हूँ न्यूज़पेपर की, किसी दिन का ना पढूँ तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे किसी किसी को होता है किसी किसी चीज़ का नशा, तो मुझे न्यूज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो मुझे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलते रहते हैं, तो मैं उन एग्जांपल्स को बीच बीच में नोट डाउन कर देती हूँ। और अगर आपको क्वेश्चन में अगर कुछ करंट से रिलेटेड कोई इशू याद आ रहा है उस टाइम पे, है ना, तो आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, उससे आपके मार्क्स में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कोई बुक्स के नेम आप ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी ने कोई बात कही है, कोई डेफिनेशन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे मार्क्स ज़्यादा लाने में आपको आसानी होती है। क्योंकि सब वही सेम टेपरे होते हैं और आपने कुछ अलग लिखा है, तो एग्ज़ामिनर का जो है, जो चेकर होता है, उसका जो है अटेंशन खींचते हैं आपका पेपर, है ना। तो ये चीज़ है, ये मैं करती हूँ, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा फंडा है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांतों की आलोचना कीजिए। अब देखो इसमें इन्होंने पूछा है, देखो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सबसे पहले तो आप थोड़ी सी भूमिका देंगे। जनरली मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखती हूँ, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं भूमिका लिखती हूँ। भूमिका के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद मैं राष्ट्र का मतलब बताऊँगी, जनरली जो मैं करने वाली हूँ इस क्वेश्चन के आंसर देने में। उसके बाद मैं राष्ट्रवाद का मीनिंग बताऊँगी। देन उसके बारे में, उसके उदय के बारे में मैं आधुनिकतावादी जो है क्या मतलब जो सिद्धांत रहे हैं वो बताऊँगी। और इसी के बारे में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत बताऊँगी। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करूँगी, मैं इनकी आलोचना स्टार्ट करूँगी, और आलोचना के मैं जो है पॉइंट्स लिखूँगी, और लास्ट में मैं लिखूँगी निष्कर्ष। तो इतने में मेरे 6 पन्ने भर जाएंगे और बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फंडा है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। यार वीडियो को ना स्पीडो मोटर ऑन करके फटाफट से देख लेना, और आधे लोग देख भी रहे होंगे। मे भी वीडियो लंबी होगी, बट एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो बिल्कुल भी ऐसा माइंडसेट में मत रहना भाई पेज भर दो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। बट इतना भी नहीं है यार आधा पन्ना लिख के आ गए कंटेंट ला, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि जितने उन्होंने दिया आर्टिस्ट आप उतना नहीं, तो थोड़ा सा उससे हल्का कम भी होगा तो चल जाएगा, बट इतना भी कम नहीं लिखना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी इसके अलावा हाईलाइट्स वगैरह कर दीजिएगा पॉइंट को जब भी आप आंसर्स लिखेंगे। कुछ अलग चीज़ें लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, और होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काम आए। थैंक यू। काम आ जाए तो कमेंट करके तब भी बताना मत भूलना। बाय।